तो क्या आप भी इस बात को लेके कंफ्यूज हैं कि पीएचडी में क्या होता है, क्या करना पड़ता है, और अगर आपको पीएचडी करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और मैं पीएचडी कर रहा हूँ जेएनयू से, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि पीएचडी होती क्या है और पीएचडी में कौन लोग आ सकते हैं, पीएचडी करने के तरीके कौन से होते हैं, पीएचडी करने के फ़ायदे क्या होते हैं। तो पहला सवाल है कि पीएचडी होती क्या है। पीएचडी का मतलब होता है लवर ऑफ विजडम, फिलोसफी डॉक्टर या डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। मतलब एक ऐसा इंसान जो ज्ञान से प्रेम करता है, कि जो भी ज्ञान अर्जित हो रहा है उससे प्रेम करता है, जो अभी तक ज्ञान बना है उसको पढ़ने की कोशिश करता है और फिर उसमें से कुछ निकाल के कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो ये तो फिलॉसफी का इन जनरल मतलब हो गया। बहुत एंशियंट टाइम से ये सारी चीज़ें चली आ रही हैं, जहाँ पे समाज का एक तबका होता है जो केवल पढ़ाई पे ध्यान देता है, ज्ञान अर्जित करने पे ध्यान देता है, ज्ञान क्रिएट करने पे ध्यान देता है। तो उस सेक्शन को कहीं ना कहीं पीएचडी से रिलेट कर सकते हैं। अब बातें आती हैं कि भाई, ये अगर ज्ञान अर्जित करते हैं तो क्या इंस्टीट्यूशन के अंदर वाली ही डिग्री पीएचडी मानी जाएगी? तो इन जनरल हम जो लोग लव करते हैं नॉलेज को, उसको हम बोल सकते हैं कि वो एकदम महारत हासिल कर सकता है, वो उस चीज़ में पीएचडी कर चुका है। लेकिन जो भारत की सेटिंग है, वहाँ इंस्टीट्यूशनल तरीके से भी पीएचडी एक डिग्री के रूप में भी होती है। लेकिन पीएचडी डिग्री के रूप में क्या होती है, वो जानने से पहले पहले कोशिश करते हैं कि ज्ञान के महत्व को जानने के इंसान की लाइफ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए थे, और उस आज़ादी में भारत इतना आगे क्यों निकल गया, पाकिस्तान इतना पीछे क्यों रहा, तो आपका जवाब क्या होगा? तो आपको जाना पड़ेगा किताबों के बीच में, लाइब्रेरी के बीच में, फिर आपको कुछ किताबें निकालनी पड़ेंगी, जैसे मैं अभी निकल रहा हूँ एक एंशियंट हिस्ट्री की किताब जो बहुत सारी चीज़ें बताने वाली है। मेरे पास और भी किताबें हैं, तो इन किताबों के माध्यम से आप निकालने की कोशिश करेंगे। ये एक किताब हो गई, दूसरा अगर न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर लेके आप पता करेंगे कि भाई उस समय क्या चीज़ें चल रही थी, क्यों फेल कर गया पाकिस्तान, वहाँ की मिलिट्री का क्या रोल रहा, हमारे यहाँ के लोकतंत्र, ऐसी चीज़ें आप पढ़ेंगे और फिर जानकारी हासिल करेंगे। दूसरा सवाल मैं पूछता हूँ कि अगर आप कोविड जैसा कोई एक फिर से बीमारी आ गया, तो आप किसके पास जाएंगे? आप किसी रिसर्चर के पास जाएंगे जो रिसर्च करता है कि भाई ये कौन सा वायरस है, ये वायरस कैसे ठीक होगा, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, या कितनी तेजी से फैलेगा। ये सारी जो जानकारी मिलती है वो रिसर्च के माध्यम से मिलती है, जहाँ पे पीएचडी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो पीएचडी एक तो हो गया कि ज्ञान का जो भी नॉलेज है उससे प्रेम करना, और उस प्रेम से ही सारी चीज़ें निकल के आती। अगर आपको मेडिकल फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है तो आप मेडिकल फील्ड में पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, जहाँ पे आप वायरस ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अगर आपको राजनीति विज्ञान में इंटरेस्ट है तो राजनीति विज्ञान में पॉलिटिक्स कैसे होती है, संसद कैसे चुने जाते हैं, क्या भारत में जो संसदीय व्यवस्था है अमेरिका की व्यवस्था से कैसे अलग है, या अमेरिका की व्यवस्था भारत से बेहतर है या नहीं है, ये सारे सवालों के जवाब कहीं ना कहीं आपको राजनीति विज्ञान में मिलेंगे। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में मिलते हैं, और इकोनॉमिक्स में तो नोबेल भी मिलता है। तो ये तो बातें हो गई कि इन जनरल पीएचडी क्या होती है। अब इस तरह के सवालों की अगर आपको जवाब देने हैं तो आपको जाना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, खोजना पड़ता है। जैसे मेरा जो काम है उसके बारे में पता करने के बारे में बात करूँ तो बहुत सारी मैं किताबें पढ़ूंगा, वहाँ से जो बातें मुझे मिलेंगी, फिर मेरा क्या पॉइंट है वो मैं लिखने की कोशिश करूंगा, और फिर शायद वो बहुत बार नया नॉलेज भी होता है, बहुत बार जो पुरानी बातें कही गई हैं उसको भी मैं सही साबित कर देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे, क्या जो 1857 का विद्रोह था वो भारतीय विद्रोह था या राष्ट्रवादी विद्रोह था, या केवल कुछ जमींदारों ने विद्रोह किया था? ये एक बड़ा सवाल आता है। अब मान लीजिए कि आप इस सवाल को देखना चाहते हैं, तो आप कैसे देखेंगे? आपको रिसर्च करना पड़ेगा, पुरानी किताबें, उस दौर के जो न्यूज़पेपर हैं, उस दौर की जो किताबें लिखी गई हैं उसके बारे में, जो अलग अलग राइटर्स ने लिखा है उसको पढ़ेंगे, फिर उसमें से जो बेस्ट पार्ट है, जो आपके हिसाब से जा रहा है, जो अगेंस्ट जा रहा है, उसको निकालेंगे, फिर लिखने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह का काम होता है पीएचडी में इन जनरल। अब बातें आती हैं पीएचडी डिग्री के बारे में कि वो कब कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं। तो भारत में जो पीएचडी डिग्री का प्रावधान है, वो अभी तक तो होता क्या था कि आप एमए करेंगे, फिर एमफिल और पीएचडी। तो एक वो बना हुआ है, सीक्वेंस बना हुआ है, आप बीए करेंगे, एमए करेंगे, एमफिल करेंगे, पीएचडी करेंगे। उसी तरह से बीएससी, एमएससी, फिर एमफिल, पीएचडी। लेकिन अभी एमफिल हट गया है। तो अभी अगर आपको पीएचडी करना है तो बेसिक ये है कि आपके पास मास्टर्स होना चाहिए। मास्टर्स में अगर आपके पास 55% है इन जनरल, तो आप पीएचडी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। उसके जो तरीके हूँ मैं बताने वाला हूँ। ये तो बेसिक एलिजिबिलिटी है कि आपके पास मास्टर्स होना चाहिए, और मास्टर्स के बाद ही आप पीएचडी कर पाएंगे। अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत जो 4 साल का बीए है, अगर आपने 4 साल वाला कोर्स करा है और आपके 7.5 सीजीपीए से ज़्यादा हैं, तब आप पीएचडी कोर्स में आ सकते। तो ये दोनों तरीके हैं कि जो कोर्सेज हैं वो मिनिमम कोर्स होंगे, उसके बाद आप पीएचडी में आ पाएंगे। मास्टर्स में क्या होता है, जब भी आप एमए करते हैं किसी सब्जेक्ट से, आप जो भी नॉलेज एग्जिस्ट करता है उस सब्जेक्ट के बारे में, जो भी ज्ञान है उस सब्जेक्ट के बारे में, जैसे राजनीति बारे में बात करें तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, पॉलिटिकल थ्योरी कैसी, इन सब चीज़ों के बारे में जो जानकारी है वो आपको एमए में मिल जाएगी। लेकिन जब आप पीएचडी में जाएंगे तो ये नॉलेज क्रिएशन के बारे में है कि इन चीज़ों पे नया क्या क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप दल बदल के बारे में तो जानकारी है, लेकिन दल बदल आगे कैसे हो सकता है, क्या गलत है, सही है, इस तरह के सवालों के जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आप पीएचडी में आएंगे और एक नया नॉलेज क्रिएट करेंगे। तो ये तो बातें हो गई आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में, कौन लोग एलिजिबल हैं इसमें जो आने चाहिए।
अब बातें कुछ और भी हैं कि पीएचडी में फिर एंट्रेंस एग्जाम कैसे होते हैं, कैसे इनरोल करना होता है। तो इसका जो तरीका है वो ये है कि भारत सरकार की एक संस्था है जिसे हम लोग एनटीए बोलते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। वो एक एग्जाम कराती है, साल में 2 बार वो एग्जाम कराती है, जिसे हम लोग यूजीसी नेट बोलते हैं। सोशल साइंसेस में ज़्यादातर यूजीसी नेट चलता है, लेकिन और भी एग्जाम होते हैं, गेट हो गया और भी इस तरह के एग्जाम है जो कंडक्ट कराती है सरकार। उस एग्जाम के माध्यम से आप पीएचडी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो वो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है, जिसमें 2 पेपर होते हैं। एक सब्जेक्ट वाला पेपर होगा, एक जनरल पेपर होगा, और उसमें जो नंबर होंगे उसका कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलता है पीएचडी में एडमिशन लेने में। तो मान लीजिए आपके पास एमए है, आपने वो एग्जाम निकाल लिया, और वो एग्जाम निकालने के बाद आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे। मान लीजिए आप जेएनयू आना चाहते हैं तो आप जेएनयू में अप्लाई करेंगे। अब आपने अप्लाई कर दिया वहाँ पे, तो जब भी आप अप्लाई करेंगे, आप सिर्फ अपना फॉर्म नहीं डालते, आप एक प्रपोजल भी देते हैं कि भाई मैं इस टॉपिक पे या इस विषय पे रिसर्च करना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ, इस जोन पे मैं कुछ नया नॉलेज क्रिएट करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आप पॉलिटिकल साइंस में है तो आप पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कुछ प्रपोजल देंगे। इतिहास में है तो इतिहास संबंधित, किसी और विषय में है तो किसी और विषय से संबंधित। फिर आपका जो लिस्ट में अगर नाम आ गया कि इतने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, तो आप इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू में वो आपसे सवाल पूछेंगे, जो भी वहाँ के फैकल्टी होंगे, 15, 20, 10, और वो जो सवाल होंगे वो आपके प्रपोजल के बारे में होंगे। जो भी चीज़ें आप कहने की कोशिश कर रहे हैं प्रपोजल में कि मैं ये पढ़ूंगा, वो पढ़ूंगा, या ऐसे करूंगा, वो सारे सवाल उससे जुड़े हुए होंगे। वो स्टेज आप क्रॉस कर लेंगे, और फिर आपका यूनिवर्सिटी में अगर सिलेक्शन हो जाता है, मान लीजिए जेएनयू में हो जाता है, तो आप आके एडमिशन लेंगे। एडमिशन लेने के बाद 6 महीने और साल भर का एक कोर्स होता है, जिसे हम लोग कोर्स वर्क बोलते हैं, कि आप वो कोर्स करते हैं तो आपकी ट्रेनिंग होती है कि आपको रिसर्च कैसे करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या स्टेप लेने हैं रिसर्च करने के लिए। जैसे कोई भी काम आप करते हैं तो उसमें स्टेप होता है ना, कि जैसे आप क्रिकेट खेलने जाएंगे तो कौन सा स्टेप है, तो स्टेप बताए जाएंगे, सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि अगर आप ये रास्ता लेते हैं तो इधर जाएंगे, ये रास्ता लेते हैं तो इधर जाएंगे। और काफ़ी डिटेल कोर्स होता है, लगभग 6 महीने और साल भर का वो कोर्स होता है। उसके बाद फिर एक मीटिंग होती है, जहाँ पे जो भी एक्सटर्नल और आपके फैकल्टी हैं वो लोग मिल के तय करते हैं कि आपका जो भी रिसर्च है वो पास होगा कि नहीं होगा, आपका जो प्रपोजल है वो सही है कि नहीं। एक बार वो पास हो जाएगा, फिर आप अपने प्रपोजल पे काम करना शुरू करेंगे। आपको एक सुपरवाइजर अलॉट हो जाते हैं, जो आपको गाइड करने के लिए हैं, आपको हेल्प करने के लिए हैं। आप उनके गाइडेंस में सारी चीज़ें करेंगे कि ये चीज़ें ऐसी होनी है, वो आपको समय समय पे हेल्प करते रहेंगे। और लगभग हर 6 महीने में एक मीटिंग होगी। आपके जो टीम है, मतलब आपके सुपरवाइजर के साथ तो आपकी रेगुलर मीटिंग होगी, आप जो भी काम करेंगे वो देखेंगे कि आप कैसा काम कर रहे हैं। लेकिन एक आरएसी कमेटी होती है, जिसे हम लोग रिसर्च एडवाइजरी कमेटी बोलते हैं, जहाँ पे 3 लोग होते हैं। एक तो आपके डिपार्टमेंट से होंगे टीचर, आपके सुपरवाइजर के अलावा, और एक और एक्सटर्नल मेंबर होंगे। वो तीनों लोग मिलके आपके काम उम देखेंगे, और वो चीज़ें चलती रहेंगी। उसके बाद 2 साल 3 साल के बाद आपका जब काम कंप्लीट हो जाएगा, तो आप काम अपने फैकल्टी लोगों के सामने रखेंगे कि सर मैंने ऐसे ऐसे काम किया है, ये काम किया है। फिर वो आपको फीडबैक देंगे, जिसे हम प्री सबमिशन बोलते हैं। उसके बाद उसको आप इम्प्रूव करके सबमिट करेंगे, आपकी थीसिस सबमिट हो जाएगी, जो भी आपने काम किया है। और वो होने के बाद फिर एक एक्सटर्नल इंटरव्यू होगा, वाइवा होगा, कि भाई जो भी आपने काम करा है आपको जवाब देना पड़ेगा। उसे हम लोग पीएचडी डिफेंस बोलते हैं। और उसके बाद आपका कहीं ना कहीं पीएचडी डिग्री अवार्ड होती है, जहाँ पे वीसी या कोई बड़ा इंसान आके आपको डिग्री देता है कि भाई आप कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट में थोड़ा एक्सपर्ट के तौर पे हो गए। तो ये तो प्रोसेस हो गया जो मैंने बता दिया आपको। मैंने क्वालिफिकेशन बता दी, मैंने बता दिया कि पीएचडी होता क्या है। अब एक बड़ा सवाल होता है कि लोग पीएचडी करते क्यों हैं। ये वैसे ही सवाल है कि लोग जीते क्यों हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि अलग-अलग लोगों के अलग-अलग मोटिवेशन होते हैं पीएचडी करने के। जैसे मैं चाहता था कि मैं कुछ पढ़ूँ या मैं कुछ करूँ, मेरे पास जेआरएफ था, फेलोशिप था, उसके बारे में अलग से वीडियो में बता दूँगा। तो मुझे था कि हाँ, मुझे कुछ पढ़ना है, करना है, तो मैं यहाँ चला आया। कुछ लोग होते हैं जिनको था कि ये पीएचडी करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लग जाएगी, इसलिए करते हैं। कुछ लोगों को पढ़ना अच्छा लगता है, इसलिए करते हैं। सबके पास अलग-अलग वजह होती है पीएचडी करने की, और ये अच्छा काम भी है। अब बात आती है कि ये करने के फ़ायदे क्या हैं? अब जब भी आप कोई भी डिग्री लेते हैं, जैसे मैं बीए की डिग्री लेता हूँ, तो बीए के बाद बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे यूपीएससी देना है, एसएससी देना है, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए बीए, बीएससी और ग्रेजुएशन चाहिए होता है। कुछ एग्ज़ाम होते हैं जिनके लिए मास्टर्स चाहिए होता है। जैसे जब भी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहेंगे किसी, तो आपका मास्टर्स होना चाहिए, और एक नेट एग्ज़ाम होता है। वो नेट एग्ज़ाम आपने दे दिया, आपके पास मास्टर्स है, तो आप कॉलेज में हर जगह अप्लाई कर सकते हैं एज़ ए टीचर। लेकिन पीएचडी कहीं न कहीं उस लाइन में थोड़ा और आगे आपको ले जाता है। पीएचडी मतलब उस टॉपिक पे आप एक्सपर्ट हो गए हैं, और बहुत यूनिवर्सिटीज़ जो होते हैं, वहाँ केवल एमए के दम पे आपको जॉब नहीं मिलती, वहाँ पे पीएचडी के दम पे आपको जॉब मिलती है। तो जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं लोग, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, और उस तरफ आगे बढ़ने के लिए जो लोग प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं, वहाँ बढ़ने के लिए ये पीएचडी एक अच्छा स्टेप है। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि अगर आप नॉलेज क्रिएशन में जाना चाहते हैं, जैसे आप एनसीईआरटी की किताब उठाएँगे, या मेरे सामने जो किताबें हैं कि भगवान क्यों होते हैं, उनका इतिहास क्या है, या कोई भी नेशन फेल क्यों होता है उसके बारे में, या भारत का इतिहास क्या है, इस तरह की किताबें अगर आप लिखना चाहते हैं, तो पीएचडी करने के बाद कहीं न कहीं एक्सपर्टीज़ आपके पास आ जाता है, लिखने की कला आ जाती है। आप कोई चीज़ कैसे रखना है, वो सारी चीज़ें जान जाते हैं, रिसर्च कैसे करना है, वो जान जाते हैं, तो आप इस काम में भी लग जाते हैं।
तो एक तो जॉब वाला ओरिएंटेशन हो गया कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर वो सारे एग्जाम के ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाते हैं। एक है कि नॉलेज क्रिएशन वाला जो पार्ट है, कंटेंट लिखने वाला पार्ट है, उनमें आप बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं। तीसरा एक फ़ायदा है कि इस टाइम पे भी आप, क्योंकि आप मास्टर्स के बाद ये कर रहे होते हैं तो आपका ब्रेन डेवलप हो चुका होता है, तो आप लाइफ के बारे में भी क्लियर हो जाते हैं कि किस तरह की जॉब आपको करनी है, किस तरह की जॉब आपको नहीं करनी। और एक टाइम मिलता है जहाँ आप सोच पाते हैं। अब जैसे जो बच्चे बीए कर रहे हैं, तो बीए में कहने के लिए तो बहुत दिमाग होता है, लेकिन लॉजिकली उतना दिमाग नहीं होता। बहुत बार हम उस जॉब की तरफ बढ़ जाते हैं जो हमें पता ही नहीं कि जॉब में क्या होने वाला है। जैसे जितने लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उन्होंने ज़्यादातर ने वो ऑफिस नहीं देखे जहाँ पे यूपीएससी वाले काम करते हैं जब सेलेक्ट हो जाते हैं। तो एक बार वो काम देख के आते हैं, यहाँ पे रियलाइज होता है। तो ये तो फ़ायदे वाली बातें हो गई कि क्या-क्या अच्छा टाइम होता है, सीखने का मिलता है। फिर आप बाहर भी जा सकते हैं किसी रिसर्च के लिए, किसी कॉन्फ्रेंस में कोई पेपर प्रेज़ेंट करने, घूमने भी। या कुछ कोर्सेज़ होते हैं जहाँ पे 1-2 साल के लिए आप बाहर भी पीएचडी करने जा सकते हैं, या पूरे टाइम पीएचडी करने जा सकते हैं। तो ये सब फ़ायदे होते हैं पीएचडी करने। कुछ नुकसान भी है, क्योंकि जब भी आप पीएचडी करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादातर अच्छे बच्चे होते हैं जिनका पीएचडी में एंट्रेंस होता है, क्योंकि कभी 5 सीट होगी, कभी 10 सीट होगी। तो एक ये भी होता है कि आप अपनी लाइफ़ का जो पीक टाइम है, वो पीएचडी की तैयारी में लगा रहे हैं। तो कुछ और चीज़ होंगी जो मिस हो जाएगी, जैसे यूपीएससी एग्जाम हो गया, कोई और एग्जाम है जहाँ पे आपको जल्दी जॉब मिल सकती है, वो छोड़ के आप पीएचडी वाले फील्ड में आते हैं। एक तो रिस्क ये है। दूसरा है कि पीएचडी के बाद जो जॉब मार्केट है वो बहुत बार सैचुरेटेड होती है, कि जितना आपको बीए करने के बाद बहुत सारी जॉब होती हैं, तो जॉब मार्केट में भी थोड़ी दिक्कतें होती हैं, तो उसकी वजह से भी लोगों को लगता है कि ये बहुत अच्छा फील्ड नहीं है। तो ये तो बातें हो गई कि पीएचडी के फायदे क्या हैं, पीएचडी के नुकसान क्या हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कभी डिटेल से पीएचडी के फायदे नुकसान के बारे में बात करेंगे, लेकिन इन जनरल मैं इतनी चीज़ें बता देता हूँ। अब बात होती है कि अगर आपको पीएचडी करना है तो क्या-क्या क्राइटेरियाज़ आपके अंदर होने चाहिए। पहला, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। दूसरा है कि आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको पढ़ना पसंद है कि नहीं पसंद है। क्योंकि पीएचडी में कुछ भी करो, पढ़ना तो पड़ेगा। मतलब ये किताबें जो मैंने रखी हैं मेरे पीछे हैं, ज़्यादातर किताबें ऐसी हैं जो यूज़ में होती हैं, बहुत सारी किताबें आस-पास और भी रखी हैं। पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आपको पीएचडी कर सकते हैं। अगर आपको लिखने में इंटरेस्ट है तब भी पीएचडी हेल्प करेगा। अगर आपको कुछ क्यूरियोसिटी है कि ये चीज़ जानना है, तब भी पीएचडी कहीं न कहीं आपकी मदद कर सकता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट तौर पे भी करते हैं कि मैं पीएचडी करके देखता हूँ कि लाइफ में कैसे मज़ा आता है, कैसे चीज़ें करते हैं। तो इस तरह से भी लोग करते हैं। तो ये तो पूरा का पूरा जो वीडियो था, ये जानकारी थी कि पीएचडी कैसे होती है, क्या होती है, कौन लोग कर सकते हैं, क्या पीएचडी के काम होते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताऊँ तो बहुत सारे रिसर्च वाले जो काम हैं, जो हमारे आस-पास हैं, हमें पता नहीं लगता। जैसे कोविड के बाद जो वैक्सीन बनी थी, वो रिसर्च के माध्यम से बनाई गई थी। जो आप मेडिसिन यूज़ करते हैं या जो क्लॉथ्स हम यूज़ करते हैं, उस पे बहुत सारी रिसर्च हो रही होती है। जो स्पीचेस पार्लियामेंट में दी जाती हैं, वो रिसर्च के दम पे होती है। जैसे अभी औरंगज़ेब का मामला है, तो औरंगज़ेब क्रूर था, औरंगज़ेब कैसा शासक था, उसके बारे में जानकारी हासिल करना है, तो आप पीएचडी वाले के पास जाएँगे, इतिहासकार के पास जाएँगे। इतिहासकार कौन होते हैं? जो रिसर्च करते हैं, लिखते हैं, प्रोफ़ेसर्स होते हैं। इसी तरह से अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बात हो रही है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में संविधान सभा में क्या डिबेट हुई है, कौन बताएगा आपको? तो आपको रिसर्चर के पास जाना पड़ेगा, जो वो चीज़ें पढ़ते हैं उनके पास जाना पड़ेगा। वो आपको बताएँगे कि भाई ऐसे-ऐसे डिबेट हुई थी, ये बातें हुई थी। तो हर काम के लिए कहीं न कहीं आप रिसर्चर के पास जाते हैं। जो पार्लियामेंट में डिबेट्स होती हैं, जितनी डिबेट होती है, जितनी स्पीच होती है, ज़्यादातर स्पीचेज़ जो लिखने वाले लोग होते हैं, वो रिसर्च वाले लोग होते हैं। पार्लियामेंट की जो कमिटीज़ होती हैं, वहाँ पे जो डिबेट होता है कि कौन-सा कानून बनेगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, सारा काम रिसर्च वाले करते हैं। बहुत बार वो पीएचडी वाले करते हैं, बहुत बार जो इंडिपेंडेंट रिसर्च वाले होते हैं, वो लोग करते हैं। तो हमारे आस-पास हर जगह रिसर्च वाले काम हो रहे होते हैं, हमें पता नहीं लगता कि किस जगह पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, किस जगह नल की ज़्यादा ज़रूरत है, किस जगह किस तरह की मिट्टी है। ये सारे रिसर्च के एरियाज़ हैं जहाँ पे काम होता रहता है। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आपसे कोई पूछे कि पीएचडी में क्या होता है, तो ये सारे जवाब आपको देने हैं। और अगर बड़े-बड़े काम आपको देखने हैं, आइंस्टाइन की थ्योरी, अल्फ्रेड ब्रैगनर की थ्योरी, ऐसे बहुत सारे नोबेल लॉरेट्स हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है इसी तरह के रिसर्च करके। तो पीएचडी में ये इन जनरल काम होता है। मेरा गोल ये था कि आपको एक बार अंदाज़ा तो लगे कि किस तरह का काम होता है, वो बताना। और आपको अगर और भी वीडियोज़ चाहिए जहाँ पे ऐसे ही हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बात करते हुए बताएँ, तो आप कमेंट करके बताइए। इस वीडियो में इतना ही, और मेरा गोल है कि मैं आपको जो भी किताबें हैं पीछे, वो उनके बारे में बता पाऊँ और पीएचडी लाइफ के बारे में बता पाऊँ। और आपको ये वीडियोज़ कैसे लगते हैं वो कमेंट करके बताने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करना है, ताकि चैनल थोड़ा-सा ग्रो करेगा, तो मेरे अंदर भी मोटिवेशन आएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है बोलने में और बताने में। इस वीडियो में इतना ही। जय